ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल क्या है, इसकी मांग क्यों हो रही है? ये अरुणाचल में एक बर्निंग इशू है जो बहुत जोरों से चल रहा है। नमस्कार। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल या ऑटोनॉमस काउंसिल उस क्षेत्र को माने जाते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। इसी कारण सरकार उस क्षेत्र का विशेष ख्याल रखते हैं और उस क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए, जो खास करके ट्राइबल होते हैं, उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार करते हैं और वहां पर लागू करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सरकार अलग से धनराशि रखती है। केंद्र सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उस क्षेत्र के लिए धनराशि अलग से निकाल के रखते हैं और साथ ही जो राज्य सरकार है अपनी आमदनी से कुछ हिस्से उस क्षेत्र के विकास में लगाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र को बाकी राज्यों के हिस्सों की तरह ही विकासशील बनाया जाए। यूँ मान लीजिए कि उस क्षेत्र का ख्याल सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिश करते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र का ख्याल रखने के लिए एक अलग बॉडी भी बनाई जाती है जो खास करके उस क्षेत्र के मूल निवासियों से बनी होती है। और सरकार दोनों ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उस क्षेत्र के विकास में, उस क्षेत्र की गतिविधियों में बहुत ही कम इंटरफेयर करते हैं। साथ ही जो गवर्नर रहता है उस राज्य का, पूरी तरह से उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाती है उस क्षेत्र का ख्याल रखने के लिए। आप आम भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत सारे भाइयों में से एक भाई बहुत ही कमज़ोर होता है और उस भाई का माँ बाप बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं, उसके लिए अलग विशेष तरीके से सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, उसे अलग तरीके से प्यार किया जाता है। तो यही कोशिश रहती है कि किसी भी ऑटोनॉमस काउंसिल को सरकार इसी तरह ख्याल रखकर बाकी राज्य के बाकी क्षेत्रों की तरह उसे विकासशील बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऑटोनॉमस काउंसिल किस कानून से बनते हैं, क्या प्रावधान होते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के समर्थन में या इसके खिलाफ खड़े होने से पहले आपको दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अरुणाचल के संदर्भ में अरुणाचल के बेसिक स्ट्रक्चर को आपको समझना है। दूसरा, ऑटोनॉमस काउंसिल्स में लागू कुछ नियम और कानून को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है 1914 में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट का गठन हुआ। फिर 1951 में यानी आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा रखा गया। फिर 1972 में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया और तब अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित क्षेत्र था, एक केंद्र शासित राज्य था, यानी यूनियन टेरिटरी था। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक फुल फ्लेज स्टेट घोषित किया गया। आज हमारा राज्य एक बड़ा राज्य है, इसकी आबादी करीब 15 से 16 लाख है और एक टिपिकल इंडियन सोसाइटी की तरह अमीर बहुत ही अमीर होते हैं, गरीब बहुत ही गरीब होते हैं। लेकिन पर कैपिटा लैंड होल्डिंग ज़्यादा होने के कारण, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने के कारण अभी तक इस राज्य में भिखमंगी की स्थिति नहीं आई है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी ज़रूरतों को, कम से कम खाने पीने की ज़रूरतों को खेती बाड़ी कर पूरा करते हैं। और इसी कारण असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भिखारी की आबादी बहुत कम दिखाई देगी, ना के बराबर है। तो मैंने जिस में अरुणाचल प्रदेश के बेसिक स्ट्रक्चर को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटोनॉमस काउंसिल के गठन में किस तरह के कानून, किस तरह के नियम लागू होते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको कुछ बातें, कुछ कानून समझने होंगे। सबसे पहले आर्टिकल 244 को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आर्टिकल 371 जो ए से लेकर जेड तक है उसे समझना ज़रूरी है और साथ ही शेड्यूल 5 और 6 की जानकारी भी आपको रखनी होगी। हमारे संविधान में करीब 470 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स में बटे हुए हैं और अभी तक ये 104 बार संशोधित हो चुका है। अब 5th शेड्यूल ये कहता है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर भारत में जितने भी शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं, उन शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के शासन के लिए, उनके गवर्नेंस के लिए सारे प्रावधान 5th शेड्यूल में दिए गए हैं। 6th शेड्यूल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के शासन के लिए, उनके गवर्नेंस के लिए आधार बनता है। अब आप देख ही पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का शासन ना ही 5th शेड्यूल में गिरता है, ना ही 6th शेड्यूल में गिरता है। लेकिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे विशेष राज्यों के लिए कुछ अलग विशेष प्रावधान भी रखते हैं। पार्ट 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से लेकर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स रखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 ए से लेकर जेड तक। अब जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 370 जो 370 जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, जिसको अभी हटाया गया है। अभी आर्टिकल 371 ए से लेकर जेड तक हमारे इंटरेस्ट का है। देखिए, आर्टिकल 371 ए से लेकर जेड तक खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
और बाकी भारत के कुछ राज्यों पर लागू होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 371A की, तो आर्टिकल 371A नागालैंड को डील करता है, आर्टिकल 371B असम को डील करता है, C मणिपुर को, D और E आंध्र प्रदेश को डील करता है, F सिक्किम को, G मिजोरम को, H अरुणाचल प्रदेश को, I गोवा को और आर्टिकल 371J हैदराबाद और कर्नाटका के कुछ शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के उन क्षेत्रों के शासन के बारे डील करता है। हमारी रुचि आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G पर केंद्रित रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 371A नागालैंड और G मिजोरम को डील करता है, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की तरह ही ट्राइबल स्टेट्स हैं। देखिए, आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें नागालैंड और मिजोरम के कस्टमरी लॉज, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस, उनके लैंड इनहेरिटेंस वगैरह को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजन हैं, ये एकदम रक्षित हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 371H में, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की एक अलग जिम्मेदारी दी गई है हमारे राज्य में। लेकिन अब देखिए, एक ट्राइबल स्टेट होने के कारण हमारे लैंड पूरी तरह से रक्षित नहीं है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि वीडियो लंबी होती है, तो एक ये शॉर्ट बनाने के लिए उस टॉपिक को मैं बाहर रखूंगा, उस टॉपिक को मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। खास करके जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है और 371H को लेकर एक अलग वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल हम ऑटोनोमस काउंसिल पर ही केंद्रित रखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आर्टिकल 371H में बहुत सारे प्रावधान नहीं हैं जो अरुणाचल प्रदेश के लैंड को या इसके कस्टमरी प्रैक्टिस को, रिलीजियस प्रैक्टिस को या सोशल प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करें। लेकिन नागालैंड और मिजोरम में ये प्रावधान है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अरुणाचल प्रदेश, जो ना ही शेड्यूल 5 में आता है, ना ही शेड्यूल 6 में आता है, जिसका गवर्नेंस आर्टिकल 371H के तहत होता है, ऐसे क्षेत्र में ऑटोनोमस काउंसिल का डिमांड करना बहुत ही ज़्यादा जायज़ नहीं है। लेकिन उनकी दृष्टि से जो अभी डिमांड कर रहे हैं मोन या पटकाई रीजन के क्षेत्रों के मूल निवासियों के, वहाँ के लोगों की दृष्टि से अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स में मुझे ये जेन्युइन भी लगता है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें दो नज़रों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक भावनात्मक नज़र की, दूसरा आपको एक संवैधानिक नज़र की ज़रूरत है। मतलब अगर हम भावनात्मक नज़र से देखें, यानी इमोशनल नज़र से देखें, तो ऐसा लगता है कि जो मोन रीजन है, तवांग खास करके एक विवादित क्षेत्र है और वहाँ डेवलपमेंट जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है और इंटरनेशनली एक इम्पोर्टेंट एरिया है। और वहाँ के लोग क्योंकि चीन से सटे होते हैं, तो डेवलपमेंट उनके वहाँ बहुत कम है तुलना में, मतलब चाइना के तुलना में उनके वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम है, क्योंकि तवांग के बहुत ही नज़दीक तक डेवलपमेंट काफ़ी आ चुकी है। तो वहाँ के लोगों को एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज फील होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि मैं तवांग में रह चुका हूँ, तो इस बात को थोड़ी सी मैं समझ सकता हूँ कि तवांग को डेवलप करने में उन लोगों को इतनी क्या रुचि है, जो देश हित में है, जो हमारे राज्य के हित में है, जो हमारे लोगों के हित में है। जहां तक पटकाई रीजन का सवाल है, वहां के उग्रवादी गतिविधियों ने उस क्षेत्र के प्रगति को बहुत ही धीमी कर दी है। इसीलिए शायद उस क्षेत्र के लोगों को लगता है कि उस क्षेत्र को एक विशेष निगरानी की जरूरत है, उस क्षेत्र को एक विशेष ख्याल की जरूरत है। तो ये डिमांड भी अगर हम भावनात्मक तरीके से देखें तो जायज लगता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में प्रगति बहुत जरूरी है। एक, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर के सामने है, और दूसरा क्योंकि उग्रवादियों की गतिविधियों ने उस क्षेत्र को, पटकाई क्षेत्र को बहुत ही खराब कर दिया है, वहां की प्रगति को बहुत ही धीमी कर दी है। तो ये भावनात्मक नजर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उस क्षेत्र के लोगों से मैंने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस लेवल का संपर्क होना चाहिए था, जिस लेवल का कम्युनिकेशन होना चाहिए था, उस लेवल का संपर्क मैं नहीं साध पाया। इसलिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन उनके ओर से मुझे मिला है, मैं आपको बता रहा हूं। शायद उनकी डिमांड में यही रहे होंगे। तो मेरा एनालिसिस, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, इसीलिए इस चीज को मेरी पर्सनल व्यू में ही रखा जाए, उन लोगों के डिमांड के साथ नहीं जोड़ा जाए। तो चलिए उनकी मांगों को एक संवैधानिक नजर से देखते हैं। अगर हम संवैधानिक नजर से देखें तो अरुणाचल प्रदेश 5th और 6th शेड्यूल के अंदर नहीं गिरता। तो 6th शेड्यूल में ही ऑटोनोमस काउंसिल गठित करने का, ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म करने का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वहीं पर है। और आर्टिकल 371H जो अरुणाचल को गवर्न करता है, वह ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान तो है नहीं। तो उनकी जो मांग है वो पूरी तरह से नाजायज है। किसी भी तरह से यह ऑटोनोमस काउंसिल गठित हो ही नहीं सकती, इसका गठन हो ही नहीं सकता। देखिए, आप सरसों के खेत में सेब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको सेब चाहिए तो सरसों के खेत में नहीं, आपको सेब के बागान में जाना होगा। या दूसरा तरीका है कि आप सेब को सरसों के खेत में उगाएं, तो अगले साल आपको सेब मिल सकता है।
मेरे कहने का यह मतलब है, अगर आपको अपनी डिमांड रखनी हो तो कुछ कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे जो जायज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिकल 371H में कुछ तब्दीलियां ला सकते हो, उस एक्ट को, आप उस आर्टिकल को आप अमेंड करवा सकते हो जहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल का प्रोविजन हो। और दूसरा, आप अरुणाचल प्रदेश को ही 6th शेड्यूल के अंदर ला सकते हो, जो आपको ऑटोनॉमस काउंसिल गठित करने में, इसके गठन में मदद करेगी। इसके बिना अगर ऑटोनॉमस काउंसिल की डिमांड होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, मौन और पटका रीजन में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल की जो मांगें चल रही हैं वो आपके सामने यहाँ पे खुली किताब की तरह है। मैंने आपको सारे प्रावधान, सारे शेड्यूल्स, सारे आर्टिकल्स बता दिए हैं। अभी मैं आपके विवेक के ऊपर यह बात छोड़ता हूं कि उनकी मांगों को आप जायज़ समझते हैं या फिर नाजायज़ समझते हैं। प्लीज़ यूज योर डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ कमेंट। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, आप प्लीज़ मुझे लिखकर बताइएगा। तो इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 371H और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से जुड़े बातों को करेंगे। तो मेरी अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। देश हित में सोचिए, देश हित में काम कीजिए। जय हिंद।